और अब 100% शुद्ध पॉलिटिकल शो को लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है गारंटी। गारंटी 2024 में देश की सियासी राजनीति से जुड़ी हर बड़ी खबर आपको मिलेगी इसके जरिए। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं गारंटी 2024 का मेगा बुलेटिन। सबसे पहले बात बिहार की, जहां एक कविता पर लालू यादव की पार्टी में ठाकुर ब्राह्मण विवाद शुरू हो गया है। नवंबर 1981 में ओम प्रकाश वाल्मीकि की लिखी इस कविता पर 2023 में बिहार की सियासत में हंगामा मच गया। 60 सेकंड में यह रिपोर्ट देखिए। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, देश, शहर। राज्यसभा में आरजेडी नेता मनोज झा की इसी कविता के बाद बिहार में ठाकुर और ब्राह्मण आमने सामने हैं। मनोज झा की कविता पर बवाल इतना बढ़ा कि ब्राह्मण बनाम ठाकुर की जुबानी जंग शब्दों की सीमा पार कर गई। विरोध की सबसे पहले आवाज आरजेडी के भीतर से ही उठी। ये सब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसमें गलती हमारी भी है, हमारे लोगों की भी है, हमारे समाज के लोगों की भी है। अपने समाज के अगेंस्ट इतना कुछ सुन लिए। आरजेडी से शुरू हुए घमासान ने बिहार की सियासत में कोहराम ला दिया। करेत सांप देखें और मैथिल ब्राह्मण देखें तो पहले मैथिल ब्राह्मण को मारें। क्या यह आज के परिप्रेक्ष्य में उचित है? अगर इस तरह का बयान मेरे सामने देते तो मैं पटक के मुंह तोड़ने का काम करता। आरजेडी के राजपूत विधायक चेतन आनंद ने अपनी ही पार्टी के ब्राह्मण सांसद मनोज झा पर सवाल उठाए। चेतन आनंद के पिता आनंद मोहन ने TV9 से बातचीत में क्या कहा, आप भी सुनिए। ठाकुर को कहाँ कहाँ मारिएगा? ठाकुर रामायण में है, ठाकुर महाभारत में है, ठाकुर गीता में है, ठाकुर ठाकुरबाड़ी में है। भगवान बन के कहाँ कहाँ से ठाकुर को मारिएगा? ठाकुरों ने तो अपनी रियासतें छोड़ दी, इमारतें छोड़ दी। ठाकुरों ने इस देश की एकता के लिए 567 रियासतों की कुर्बानी दी। चलिए, प्रिवी पर्स छोड़ा, सीलिंग में जमीनें छोड़ी, अब ठाकुरों को कहाँ से मारिएगा? कहा ये कुआं ठाकुर का तो देवघर भी है एक, जाके देखिए। जो ज्योतिर्लिंग है महत्वपूर्ण, वहाँ देवघर में भी एक कुआं है। किसने बनाया? कौन पानी खींच रहा है? कौन पानी बेच रहा है? वहाँ जाना चाहिए, कहना चाहिए कि ठाकुर तो सब कुछ छोड़ गए, एक बार आप मंदिर छोड़ के बताइए। आरजेडी में भले ही बवाल मचा हो, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों काफी सुर्खियों में हैं, सक्रिय हो गए हैं। बिहार के बांका में नीतीश कुमार आज फिर गुस्सा हो गए। आज किस वजह से नीतीश को गुस्सा आया, गारंटी 2024 में इस पर पूरी रिपोर्ट देखिए। काहे का कर दिया डिजिटल लाइब्रेरी बिना मतलब का? क्या कराया है डिजिटल? सीएम नीतीश कुमार बांका पहुंचे थे, जहां उन्हें डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन करना था, लेकिन डिजिटल लाइब्रेरी के बोर्ड को अंग्रेजी में देखते ही वो भड़क गए। हिंदी के महत्व खत्म कर रहा है। जब का मौलिक मूल्य है भाषा है, उसको रखिए। हमको तो ऐसा है, पहले हमको तो अंग्रेजी न पढ़े जी। नीतीश ने कहा कि उनको अंग्रेजी से दिक्कत नहीं है, लेकिन ये भी कहा कि हिंदी को बढ़ाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ सभी जगहों पर अंग्रेजी में लिखावट है। पहले हम अंग्रेजी सम्मान छोड़ दिए, जब हम केंद्र में थे तब हम हिंदी खाली लिखते थे। हिंदी अंग्रेजी को लेकर करीब 2 मिनट तक गहमा गहमी रही। अधिकारी सुनते रहे। डीएम अंशुल कुमार ने अंग्रेजी की जगह हिंदी में बोर्ड लगाने का मुख्यमंत्री को भरोसा दिया और कहा कि वो आज ही उसे बदल देंगे। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक और साथी ने आज उनका साथ छोड़ दिया है। इस बीच उनके साथी रहे उपेंद्र कुशवाहा ने 2024 से पहले जेडीयू में बड़ी टूट का कर दिया है दावा। क्या नीतीश के सितारे गर्दिश में हैं? नीतीश अब बिहार की राजनीति में अलग थलग पड़ते नजर आ रहे हैं। जो नीतीश 2024 में मोदी विरोधी दलों को एकजुट करके बड़ा सियासी ख्वाब देख रहे थे,
क्या उन पर अपनों का ही भरोसा खत्म हो गया है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज उनके एक और साथी पूर्व एमएलसी रणवीर नंदन ने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है। रणवीर ने मात्र एक लाइन में लिखा, मैं पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूं। एक समय नीतीश के खासम खास रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने भी भविष्यवाणी की है कि जेडीयू में भगदड़ मचने वाली है। एक बार टूट हो न हो, टुकड़ा टुकड़ा में हो, लेकिन टूट निश्चित है, इसमें कहीं कोई शंका नहीं। तो यहाँ चले हैं, बीजेपी को हरा रहे, कह रहे हैं कि सबको अभी और लोगों को एकजुट करेंगे, सबको साथ लाएंगे। देखिए नीतीश जी अब गलतफहमी के शिकार हो गए हैं, ऐसा लगता है उनके बयानों से। आरजेडी के नेतृत्व में नीतीश जी जब से चलना शुरू उन्होंने किया है, तब से उनकी पार्टी ही समाप्त है, उनका जनाधार उनके साथ नहीं है। ऐसी स्थिति में नीतीश जी जो भी दावा करें इसका कोई मतलब नहीं। मध्य प्रदेश में चंद हफ्ते बाद ही विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी ने महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को चुनाव मैदान में उतारा है। खुद को उम्मीदवार बनाए जाने पर विजयवर्गीय ने बड़ा बयान दिया है। 60 सेकंड में वो रिपोर्ट देखिए। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता कैलाश विजयवर्गीय, इनकी नई पहचान है। इंदौर 1 विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी गए थे जनता के बीच, लेकिन बहुत कुछ ऐसा कह गए जो खुद इनके लिए और पार्टी के लिए भी गले की फांस बन सकता है। मैं सच कह रहा हूँ, मैं गणेश जी की तरफ हाथ करके कह रहा हूँ, पार्टी ने टिकट जरूर दे दिया मुझे, पर अंदर से खुश नहीं, सच कह रहा हूँ, इसलिए कि मेरी लड़ने की इच्छा ही नहीं थी, एकदम 1% भी इच्छा नहीं थी। एक माइंडसेट होता है ना लड़ने का, अपने को तो जाना भाषण, अब बड़े नेता हो गए, अब हाथ जोड़ने का जाएंगे तो भाषण देना और निकल जाना, भाषण देना और निकल जाना, ये सोचा था हमने तो प्लान ये बनाया था कि रोज 8 सभा करनी है, 5 हेलीकॉप्टर से और 3 कार से, इस प्रकार रोज 8 सभा करनी है इस पूरे चुनाव में, और ये सब प्लान भी बन गया था। पर आप जो सोचते वो होता क्या, भगवान की जो इच्छा होती है वही होता है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को उतारने पर कांग्रेस हमलावर हो गई है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने उम्मीदवारों को लेकर बीजेपी पर तंज कसा है। 60 सेकंड में दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। बीजेपी के 3 केंद्रीय मंत्री और 4 सांसदों को चुनावी मैदान में उतारने के बाद एमपी में सियासत तेज हो गई है। चुनाव में हैवीवेट कैंडिडेट को उतारने पर कमलनाथ ने चुटकी ली है। ट्विटर पर कमलनाथ ने आरोप लगाया कि बीजेपी जितने सजावटी उम्मीदवार ला रही है, जनता का आक्रोश उतना ही बढ़ रहा है। कमलनाथ ने कहा कि जनता मान रही है कि जो मंत्री चुनाव लड़ेंगे उनका मंत्रालय जो पहले से ही सुस्त है अब और भी निष्क्रिय हो जाएगा, तो फिर जनता के रुके हुए काम कैसे होंगे। इस वजह से आक्रोश बढ़ रहा है। जो सत्ताधारी सांसद चुनाव लड़ेंगे उनका संसदीय क्षेत्र उपेक्षित होगा, जिसका खामियाजा जनता ही भुगतेगी। इस वजह से आक्रोश बढ़ रहा है। कमलनाथ यही नहीं रुके, बीजेपी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि जो सांसद दबाव में चुनाव लड़ेंगे उसका खामियाजा जनता ही भुगतेगी। कमलनाथ ने कहा यदि भाजपा के कोई 1-2 सांसद जोड़ जुगाड़ से चुनाव जीत भी गए तो फिर बाद में विधायक के पद से इस्तीफा देकर आगामी लोकसभा को चुनाव लड़ेंगे, जिससे उपचुनाव का खर्चा होगा जो जनता के टैक्स की बर्बादी ही होगी। समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश चुनाव में बीजेपी के सामने महिलाओं को 33% टिकट देने की चुनौती पेश कर दी है। अखिलेश ने आज रीवा में एक रैली की। मध्य प्रदेश के चुनावी समर में समाजवादी पार्टी ने महिला आरक्षण का मुद्दा छेड़ते हुए बीजेपी को विधानसभा चुनाव में 33% महिला उम्मीदवारों को टिकट देने की चुनौती दे दी है। रीवा की रैली में अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी पार्टी इस चुनाव में महिलाओं को 20% टिकट देगी। हम अपनी माताओं बहनों को कहना चाहते हैं और संगठन के लोगों को कहना चाहते हैं, अगर कोई हमारी माँ, बेटी या बहन या संगठन की कोई भी पदाधिकारी महिला है और अगर उसने क्षेत्र में काम किया होगा, बीजेपी के लोग 33% लड़ाए न लड़ाए, लेकिन समाजवादी पार्टी 20% महिलाओं को टिकट दे करके उनको मौका देने का काम करेगी। सूबे के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अखिलेश के एमपी दौरे से बीजेपी को फायदा होगा। यूपी के डिप्टी सीएम ने कहा कि अखिलेश पहले यूपी संभाल लें। सपा का जो कार्यक्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश है। अभी उत्तर प्रदेश के बाहर उनके पास ऐसा जनाधार दिखता नहीं है। बाकी जाने के लिए वो राजनीतिक दल हैं, एक पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो पूरे भारत का भ्रमण कर सकते हैं, उनको कौन रोकेगा।
बीजेपी राजस्थान विधानसभा चुनाव में कई केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को प्रत्याशी बना सकती है। पार्टी इस चुनाव में सामूहिक नेतृत्व और पीएम मोदी के चेहरे को आगे रखकर मैदान में उतरने की तैयारी में है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, सांसद दिया कुमारी। बीजेपी इस बार इन तमाम बड़े चेहरों को राजस्थान विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाने की तैयारी में है। यानी पार्टी गुजरात और एमपी का फॉर्मूला राजस्थान में अप्लाई करने वाली है। राजस्थान में बीजेपी की ओर से कोई सीएम फेस भी घोषित नहीं होगा। पार्टी सामूहिक नेतृत्व और पीएम मोदी के चेहरे को लेकर चुनाव मैदान में उतरेगी। केंद्रीय मंत्री और सांसदों को टिकट देकर बीजेपी ये भी संदेशा देना चाहती है कि बीजेपी के पास सीएम फेस की कमी नहीं है। साथ ही नए और कद्दावर चेहरों से कार्यकर्ताओं में जोश आएगा, नए चेहरों की ताजगी दिखेगी और कैंपेन में धार आएगी। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश कोर ग्रुप की आज बैठक भी होने वाली है। इसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। आज की बैठक के बाद बीजेपी जल्द ही दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कर राजस्थान की पहली सूची पर मोहर लगा सकती है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पीएम मोदी से विकास योजनाएं खत्म न करने की गारंटी मांग रहे हैं। गहलोत ने उपराष्ट्रपति के राजस्थान आने पर भी सवाल उठाए। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को उपराष्ट्रपति का राजस्थान आना बहुत खल रहा है। गहलोत ने कहा कि उपराष्ट्रपति एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, लेकिन बार बार राजस्थान प्रचार के लिए आ रहे हैं। और आज उपराष्ट्रपति बार बार हो रहे, इस महीने में 5-7 बार आगे होंगे। बताइए, जनता तो समझती है इन बातों को और जनता को जवाब देगी। इस प्रकार की हरकतें चल रही है राज्य के अंदर कि एक के बाद एक मंत्री आ रहे हैं, कोई बात नहीं, मंत्री के बाद तो काम भी नहीं दिल्ली के अंदर। गहलोत ने कहा कि पीएम मोदी आजकल लोगों को गारंटी दे रहे हैं, ऐसे में गारंटी ये भी दे दें कि राजस्थान की कोई योजना बंद नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगली बार आए राजस्थान में तो आप गारंटी देने जा रहे हैं। आजकल आप एक गारंटी दीजिए कि सरकार आएगी तो कोई योजना जो बनाई है सरकार ने, हमने कोई बंद नहीं होगी, राजस्थान की योजना बंद नहीं होगी। अशोक गहलोत आज से मिशन राजस्थान पर निकले हैं। वो 9 दिनों में 18 जिलों का दौरा करेंगे। पीएम मोदी ने अगले 5 साल में भारत को 3 बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों में शामिल करने की गारंटी दी है। गुजरात पहुंचे पीएम ने कहा कि मोदी सरकार का मतलब गारंटी की सरकार है। गुजरात के छोटा उदेपुर के बोडेली में पीएम मोदी ने आज 5200 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली परियोजनाओं का लोकार्पण किया और गारंटी दी कि भारत दुनिया की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होकर रहेगा। इसके बाद वडोदरा पहुंचे पीएम मोदी के रोड शो में स्थानीय लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान महिला आरक्षण से जुड़े पोस्टर और बैनर नजर आए, जिसमें नारी वंदना से जुड़े प्ले कार्ड का भरमार नजर आया। घंटों चले इस रोड शो में भारी संख्या में महिलाओं ने शिरकत की। रोड शो के बाद पीएम ने नारी शक्ति वंदन अभियान कार्यक्रम में शिरकत की और महिला आरक्षण का फिर से जिक्र किया। अनेक परिवारों साथे निकटता आवा जवाना संबंधो અને વડોદરા આવો એટલે પછી લીલો ચેવડો ને ભાખરવડી ને પેડા ને સેવ ઉસળ ને। वाइब्रेंट गुजरात का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज दुनिया गुजरात को देख रही है। दुनिया के लिए ये सफल समिट एक ब्रांड हो सकती है, लेकिन मेरे लिए ये एक मजबूत बॉन्ड का प्रतीक है। पीएम मोदी आज वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 20 साल पूरा होने के मौके पर अहमदाबाद में एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर पीएम ने कहा कि उस वक्त केंद्र सरकार इस आयोजन में रुकावटें डालती थी। 60 सेकंड में पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। वाइब्रेंट गुजरात समिट के 20 साल पूरे होने के मौके पर अहमदाबाद पहुंचे पीएम मोदी ने उन बातों का भी जिक्र किया जब इस समिट में रुकावटें पैदा करने की कोशिश की जाती थी। पीएम ने आरोप लगाया कि उस वक्त की केंद्र सरकार सहयोग की जगह रोड़े अटकाने का काम करती थी। वाइब्रेंट गुजरात का आयोजन ऐसे माहौल में किया गया जब तब की केंद्र सरकार भी गुजरात के विकास को लेकर बेरुखी दिखाती थी। पीएम मोदी ने कहा कि उस वक्त केंद्र के मंत्रियों को समिट में नहीं जाने का निर्देश दिया जाता था। मैंने हमेशा ही कहा है कि गुजरात के विकास से देश का विकास, लेकिन उस समय केंद्र सरकार चलाने वाले गुजरात के विकास को भी राजनीति से जोड़कर देखते थे। केंद्र सरकार के मंत्री
तब वाइब्रेंट गुजरात समिट में आने से मना कर दिया करते थे। पीएम ने कहा कि समिट में शामिल होने वाले विदेशी इन्वेस्टर को धमकाया जाता था, लेकिन वो फिर भी समिट में आते थे। पीएम मोदी ने इस मौके पर गोधरा कांड और गुजरात दंगों का भी जिक्र किया और आरोप लगाया कि उस वक्त एजेंडा चलाने वाले लोग गुजरात के भविष्य पर सवाल उठाते थे। पूरी रिपोर्ट देखिए। गोधरा की हृदय विदारक घटना हुई और उसके बाद की परिस्थितियों में गुजरात हिंसा की आग में जल उठा। ऐसे विकट हाल की जो लोग एजेंडा लेकर चलते हैं वो उस समय भी घटनाओं का अपने तरीके से एनालिसिस करने में जुटे हुए थे। ये कहा गया कि गुजरात से युवा, गुजरात से उद्योग, गुजरात से व्यापारी सब बाहर चले जाएंगे, पलायन कर जाएंगे और गुजरात तो ऐसा बर्बाद होगा, ऐसा बर्बाद होगा कि देश के लिए बहुत बड़ा बोझ बन जाएगा। मैंने संकल्प लिया कि चाहे परिस्थितियां जैसी भी हो, गुजरात को इससे बाहर निकाल के ही रहूंगा। देश में एक साथ चुनाव कराने को लेकर आज विधि आयोग की बैठक हुई। सूत्रों का कहना है कि फाइनल रिपोर्ट में अभी कुछ और वक्त लगेगा। एक देश एक चुनाव के कानूनी पहलुओं समेत 2 अन्य मुद्दे पर लॉ कमीशन की बैठक हुई। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि विधि आयोग को अंतिम दस्तावेज तैयार करने में कुछ और समय लगेगा। हालांकि उम्मीद की जा रही थी कि आज विधि आयोग अपनी रिपोर्ट पेश कर सकता है। बहरहाल मसले पर अभी कुछ और बैठकें होंगी। आज जिन मामलों पर चर्चा हुई वो हैं: एक देश एक चुनाव लागू कराने के लिए कौन से संशोधन संविधान और विशेष अधिनियम में जरूरी, एक चुनाव कराने से राजनीतिक व्यवस्था कैसे बेहतर होगी, देश के सर्वांगीण विकास के रास्ते को 5 साल का समय मिलेगा, चुनाव प्रक्रिया में बदलाव सार्वजनिक धन की बचत के पहलू और प्रशासनिक व्यवस्था से बेहतर है, केंद्रीय कोष की योजनाओं में समुचित प्रयोग। विधि आयोग ने नई व्यवस्था के लिए अनुच्छेद 83, 85, 172, 174 और 356 पर संशोधन पर भी चर्चा की है। खबर है कि प्रारूप पर सहमति बन जाने के बाद अगले 5 साल विधानसभाओं के कार्यकाल और चुनाव को एक देश एक चुनाव के हिसाब से एडजस्ट करने में लग जाएंगे। सब कुछ नियोजित ढंग से चला तो 2029 के चुनाव एक साथ कराए जा सकेंगे। और इस्कॉन की एक गौशाला पर बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने आरोप लगाया है कि वो गायों को कसाई खाने भेज देती है। इस पर वृंदावन के इस्कॉन मंदिर ने नाराजगी जाहिर की। एक भी बछड़ा नहीं है, इसका मतलब सब बेचे गए। इस्कॉन इज सेलिंग ऑल इट्स काउज टू द बुचर्स। जितना ये करते हैं और कोई नहीं करता। बीजेपी सांसद मेनका गांधी के इस बयान से इस्कॉन मंदिर प्रबंधन नाराज है। इस्कॉन ने कहा कि मथुरा की जिस गौशाला का जिक्र कर रही हैं, वहां वो कब आई किसी को नहीं पता। कोई जानकारी नहीं हो कब गई। हमारे जो स्थानीय वहाँ पे गौशाला चलाते उनको पता नहीं है वो किस भेष में गई, कब गई, क्या गई। वहाँ के लोगों को भी नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम। आपको लगता है कि वो झूठ बोल रही हैं? एक सनसनीखेज बयान। मैंने तो पहले आपको बता दिया कि उनके जितने बयान हैं गलत और झूठे हैं। इस्कॉन कमेटी ने मेनका गांधी को उनके बयान की सच्चाई जानने के लिए चिट्ठी लिखी है, उनसे जवाब मांगा है। आश्चर्य हो रहा है जो कि मेनका गांधी जी हमारा इस्कॉन के बारे में वेल नोन है, जानते हैं सब कुछ, गौशाला कैसे हमारा सेवा किया जाता है, फिर भी इस तरह स्टेटमेंट कैसे दिए, ये भी हम आश्चर्य लग रहा है। तो हम उनको जो लेटर ऑलरेडी दे चुके, उसका रिप्लाई दे चुके, बाकी फिर उनका रिप्लाई के इंतजार में है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कुछ दिनों पहले दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन गए थे। वहां उन्होंने कुलियों से बात की थी। कांग्रेस ने कुलियों से मुलाकात को लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। गारंटी 2024 में इस रिपोर्ट को देखिए। लेकिन अगर राहुल जी, मेरी रिक्वेस्ट ये थी कि जो आज हम कुली बने हुए हैं, आज हम राहुल जी को कुली के रूप में देखना चाहते हैं। अगर राहुल जी ऐसे करें। रिक्वेस्ट मान ली, वर्दी दी, बैच दिया और लीजिए बन गए कुलियों के लिए राहुल कुली और चल पड़े माथे पर वजन लेकर। कांग्रेस ने जारी इस वीडियो में कहा है कि कंधों पर भार, दिल में मोहब्बत, भारत जोड़ते कुली भाई। राहुल ने कुलियों की जिंदगी को करीब से जाना और उनके संघर्षों को समझा। तकलीफ तो हुई है आपको यहाँ तक आने में। मुझे क्या तकलीफ हुई? मुझे कोई तकलीफ पर दिल खुश हो गया।
वीडियो में कहा गया है कि कुली भारतीय रेलवे से वेतन पाने वाले कर्मचारी नहीं है। पीढ़ी दर पीढ़ी करोड़ों यात्रियों के सफर में सहायक बनकर ये अपनी जिंदगी बिता देते हैं। कितनों की बाह पर लगा वो बिल्ला सिर्फ पहचान ही नहीं, उनको मिली विरासत भी है, मगर तरक्की ना के बराबर है। कसम है दिल तुझे हिम्मत ना हारना, और जैसे दिन गुजरे ऐसे गुजारना। चाहे हम तंगी में गुजरे, चाहे हम तंदुरुस्ती में गुजरे, लेकिन मुसाफिर की सेवा के लिए हम 24 घंटा तैनात रहते हैं स्टेशन के अंदर। पंजाब की सियासत में नवजोत सिंह सिद्धू अचानक हरकत में आ गए हैं। कई दिनों से सिद्धू साइलेंट मोड में चल रहे थे, लेकिन अचानक सिद्धू एक्टिव क्यों हो गए? जवाब जानने के लिए यह रिपोर्ट देखिए। पंजाब की सियासत में कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू फिर एक्टिव हो गए हैं। सिद्धू राज्य सिविल एविएशन दफ्तर पहुंचे, आरटीआई के तहत एक अर्जी दायर की। आरटीआई में सिद्धू ने जानकारी मांगी कि पिछले 1.5 साल में पंजाब सरकार ने प्राइवेट जेट भाड़े पर लेने के लिए कितना खर्च किया है। आरोप लगाया कि दूसरे राज्यों में आम आदमी पार्टी के प्रचार के लिए पंजाब सरकार प्राइवेट जेट किराए पर लेती है। साथ ही हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल भी आम आदमी पार्टी के प्रचार के लिए किया गया। इसके अलावा भी सिद्धू ने कई आरोप पंजाब सरकार पर लगाए। अब 21 रुपए की बिजली खरीद रहा है और तुम फ्री दे रहे हो। कैसे दी तुमने? मैं बताता हूं कैसे दी। पीएसपीसीएल पे आज 40,000 करोड़ के ऊपर कर्जा, मैं कहता हूं तनख्वाहों के लाले पड़ते। माफिया बगैर चीफ मिनिस्टर के नहीं चल सकता। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मणिपुर में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। 19 इलाकों को छोड़कर पूरा मणिपुर अशांत घोषित कर दिया गया है। 1 अक्टूबर से 6 महीने तक के लिए ये बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें 19 इलाकों को छोड़कर बाकी पूरा मणिपुर अशांत घोषित किया गया है। अगले 6 महीने तक ये आदेश लागू किए गए हैं। मध्य प्रदेश में चुनावी दंगल के बीच आज सूबे के लिए बड़ी खबर भी आई। एमपी का इंदौर शहर देश का सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी बन गया है। गारंटी 2024 पे पूरी रिपोर्ट। ये इंदौर शहर है जो लगातार सबसे साफ सुथरी सिटी होने का अवार्ड कई सालों से जीतता आ रहा है, लेकिन अब इंदौर देश की सबसे स्मार्ट सिटी भी बन गया है। इंदौर में हुए इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में इंदौर स्मार्ट सिटी की लिस्ट में सबसे अव्वल आया। हमारा मेजबान शहर इंदौर को जहां नंबर 1 स्मार्ट सिटी का अवार्ड मिला, वहीं मध्य प्रदेश को देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया। मध्य प्रदेश सर्वश्रेष्ठ। इंदौर को देश की नंबर 1 स्मार्ट सिटी के साथ अर्बन एनवायरनमेंट, वाटर, सैनिटेशन क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए सबसे ज्यादा कुल 7 अवार्ड मिले। अब तो इंदौर देश की स्मार्ट सिटी में भी सबसे ऊपर है। बेस्ट स्मार्ट सिटी की लिस्ट में सूरत को दूसरा और आगरा को तीसरा स्थान मिला। वहीं सर्वश्रेष्ठ राज्य अवार्ड में तमिलनाडु को दूसरा, जबकि राजस्थान और उत्तर प्रदेश को संयुक्त रूप से तीसरा स्थान मिला। और अब इस वक्त की सबसे बड़ी इंटरनेशनल खबर। भारत का उदाहरण देकर हमारे पड़ोसी देश नेपाल में 3 तलाक को बैन कर दिया गया है। ट्रिपल तलाक को बैन किया गया है। नेपाली सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक पर रोक लगा दी है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया गया है। 3 तलाक महिलाओं के साथ अन्याय करार दिया है नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने भी। मनीष झा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, ये बड़ी खबर है, ट्रिपल तलाक को बैन कर दिया गया है नेपाल में भी, और हवाला भारत का ही दिया गया है। बिल्कुल, देखिए, नेपाल की सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने भारत के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया है, और आप कह सकते हैं कि नेपाल भी अब दुनिया के उन देशों में शुमार हो गया है जहां पर 3 तलाक को असंवैधानिक या गैर कानूनी करार दिया है। नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेपाल में सभी धर्मों के पुरुषों को एक समान अधिकार है, और वैसे में मुस्लिम पुरुषों को कोई अलग से अधिकार नहीं दिया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि तलाक़े बिद्दत की जो प्रथा है वो अवैध है, गैर कानूनी है, और इसके आधार पर अगर कोई शादी करता है तो वो भी गैर कानूनी है। मामला काठमांडू के एक तनवीर हसन का था, जहां पर उनकी पहली पत्नी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था, और उनकी पत्नी की याचिका पर यह कहा कि अगर आप 3 तलाक देकर और फिर आप दूसरी शादी करते हैं तो वो शादी मान्य नहीं हो सकती है, क्योंकि ये असंवैधानिक होगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत के बाद अब नेपाल भी वो मुल्क हो गया जहां पर कि 3 तलाक की प्रथा को असंवैधानिक करार दिया है, ताकि मुस्लिम महिलाओं को
एक समान अधिकार। बिल्कुल बिल्कुल। और दुनिया के ज्यादातर मुल्कों में यही कानून है, ट्रिपल तलाक को बैन किया जा चुका है, यहां तक कि कई इस्लामिक मुल्कों में भी ट्रिपल तलाक बैन है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीषा आपका।